Hello everyone, this is Kaveri Kathuria and once again welcome back to our channel and I hope you all are doing great. And today we are going to discuss a next topic of chapter number 1, that is the state of agriculture sector. आज हम जो है इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं. लास्ट वीडियो में हमने जनरल फीचर्स को डिस्कस किया था और ये आपका लेक्चर नंबर 2 है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर को. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट की अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट इंक्लूड होता है लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी. हम बात कर रहे हैं एक ऐसी इकॉनमी की, इंडियन इकॉनमी जो इंडिपेंडेंस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी थी, मतलब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद हमें कैसी इकॉनमी हमें मिली. तो उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या कंडीशन थी, उसके कुछ फीचर्स को हम इंडियन एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करने वाले. उसी फीचर्स के अंदर से आपका फर्स्ट फीचर आता है लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी. लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है. आइए समझते हैं कि ये पॉइंट क्या कहता है. देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि उस समय 72% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बेस्ड हुआ करती थी, राइट. अब जब एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर हम बेस्ड थे बहुत ज़्यादा, तो मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, पीपल जो है एम्प्लॉयड थे एग्रीकल्चर सेक्टर में. लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने रूल किया तो हमारी इकॉनमी जो है वो कन्वर्ट हो चुकी थी कैसी इकॉनमी में, एक स्टेगनेंट इकॉनमी में. कल हमने एक वर्ड समझा था जिसको बोलते हैं स्टेगनेंट इकॉनमी, ठीक है. और एक हमने वर्ड यूज़ किया था जिसमें हम बोल रहे थे बैकवर्डनेस ऑफ इकॉनमी, ठीक है, बैकवर्डनेस ऑफ द इकॉनमी. ये एक ऐसी इकॉनमी होती है जो बहुत ही बैकवर्ड है, जिसकी पर कैपिटा इनकम अगर लो है तो मतलब आप बैकवर्ड इकॉनमी की बात कर रहे हैं. और अगर आप लिटिल ग्रोथ और नो ग्रोथ की बात कर रहे हैं, मतलब एक ऐसी इकॉनमी जिसकी कोई ग्रोथ नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि उसकी ग्रोथ बहुत ही ना के बराबर है, तो मतलब आप उसको स्टेगनेंट इकॉनमी की बात कर रहे हैं. अब मेजर पॉइंट यहाँ पर हमारा क्या आता है, लो प्रोडक्शन और लो प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो लो प्रोडक्शन होता है कि आउटपुट जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है. हम बात कर रहे हैं आउटपुट की सेंस में, टोटल आउटपुट. जब आप टोटल आउटपुट की बात करते हैं तो आप बात कर रहे हैं कि उसका टोटल प्रोडक्शन बहुत कम है. लेकिन लो प्रोडक्टिविटी की सेंस में जब हम बात करते हैं, इट मीन्स यहाँ पर जो आप बात कर रहे हो वो पर हेक्टर की बात कर रहे हो, मतलब आप 1 हेक्टर पे, पर हेक्टर ऑफ लैंड पे मेज़र करते हो कितना प्रोड्यूस किया गया. तो पर हेक्टर के हिसाब से जब मेज़र करते हो तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी. और पर हेक्टर पे भी जो आपका प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो रहा था, दैट इज़ कॉल्ड की प्रोडक्टिविटी भी उस समय लो थी. अब मेन रीज़न अगर यहाँ पर इसके देखी जाए कि प्रोडक्टिविटी लो होने का रीज़न क्या था, राइट. अगर प्रोडक्टिविटी लो होने का अगर आप यहाँ रीज़न देखते हो तो मेन क्या होता है कि फार्मर्स जो होते हैं, ठीक है, फार्मर्स को क्या चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए मीन्स ऑफ फार्मिंग चाहिए. मीन्स अगर उनके पास अवेलेबल नहीं हो, और जो टीलर्स हैं जो वहाँ पर काम करते हैं, जो एक्चुअल में ज़मीन पर जो काम करते हैं, जिनको टीलर ऑफ द सॉइल बोला जाता है, उनको भी इंसेंटिव्स की ज़रूरत होती है. अगर उनको इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे हैं, फार्मर्स को मीन्स नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पर होगा क्या, प्रोडक्टिविटी लो चली जाएगी. और जैसे ही प्रोडक्टिविटी लो चली जाएगी, यहाँ पर आप एक कंडीशन देखेंगे कि वो आपकी प्रोडक्टिविटी एक और चीज़ को जन्म देगी जो आपकी कहलाएगी पॉवर्टी, ठीक है. देखो, आउटपुट ही नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं तो मार्केट में सेल नहीं होगा, सेल नहीं होगा तो अर्निंग नहीं आएगी, और अगर अर्निंग नहीं है तो ऑब्वियसली कि वो पॉवर्टी को जनरेट कर देगी. प्रोडक्टिविटी डाउन जाने की वजह से आपकी पॉवर्टी अप हो जाती है, राइट. तो ये आपका पॉइंट था लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट पॉइंट को अगर आप समझते हैं तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लॉयटेटिव एंड सेटलमेंट सिस्टम. एक्सप्लॉयटेटिव और सेटलमेंट सिस्टम जो है एक ऐसा इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को इंक्लूड किया था, वो इंट्रोड्यूस करके गई इस सिस्टम को. उन्होंने क्या किया कि एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बना दिया. ट्रायंगुलर रिलेशनशिप की अगर बात करते हैं तो मतलब यहाँ पर एक साइड गवर्नमेंट है, एक साइड आपकी क्या है, ओनर ऑफ द सॉइल है, ठीक है, जो ज़मीन के मालिक हैं. और ये कौन है, टीलर ऑफ द सॉइल, जो उस ज़मीन को ज़मीन पर एक्चुअल में काम करते हैं, जिसे हम किसान भी कह सकते हैं. तो ये जो ओनर ऑफ द सॉइल है इसको ज़मींदार भी बोला जाता है. अब ये सिस्टम यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर एक सिस्टम डेवलप किया गया जिसको हमने ज़मींदारी लैंड सेटलमेंट सिस्टम का भी नाम दे दिया. ये इम्प्लीमेंट किया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी में, ठीक है. अब इसका फीचर क्या था, क्या ज़मींदारों को ये बोल दिया गया कि आप जो ज़मीन के हैं परमानेंट ओनर हैं, ठीक है. आप ज़मीन के अगर परमानेंट ओनर है तो मतलब प्रॉफिट जनरेट कौन करेगा, ओनर करेगा यहाँ पर. अब ओनर जो है यहाँ पर क्या करता था, इसको एक टैक्स पे करना होता था, किसको, गवर्नमेंट को.
गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता था, राइट। अब टैक्स का जो रेट होता था वो टैक्स का रेट फिक्स्ड हुआ करता था, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से टैक्स चार्ज किया जाता था, ऑब्वियस है। अब ये ओनर ऑफ द सॉइल काम करवाते थे किससे? टीलर ऑफ द सॉइल से, जो एक्चुअल में ज़मीन पर काम करते थे और फसल वगैरह उगाने का काम किया करते थे, क्रॉप प्रोड्यूस करते थे। टीलर ऑफ द सॉइल यहाँ पर काम करता था और इसके बदले जो है इसको बहुत ही कम पेमेंट किया जाता था, सारा का सारा प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता था किसको? ओनर ऑफ द सॉइल को। अब जब ये यहाँ पर काम कर रहे हैं तो इनको हम पेमेंट नहीं करते थे, ठीक है। इनको आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, इनको पेमेंट आप कैश में नहीं कर रहे हो, काइंड में कर रहे हो, और वो भी थोड़ा बहुत सामान दे दिया, जो भी इनके यूज़ का जो भी फसल उगाई है उसमें से थोड़ा बहुत इनको दे दिया जाता था, राइट। तो एक जमींदारी सिस्टम ऐसा था। यहाँ पर इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ पर की गई है? प्रॉब्लम क्रिएट आपकी हुई है जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने इनको, गवर्नमेंट को, ठीक है, और यहाँ पर ओनर ऑफ द सॉइल और टीलर ऑफ द सॉइल तीनों को आपस में जो है लड़वा दिया। अब इन्होंने ओनर ऑफ द सॉइल को क्या कहा? आप तो ज़मीन के मालिक हो, सारा का सारा पैसा आपका बनता है, और जो अगर टीलर आपको कुछ कमा के दे रहे हैं तो सारी कमाई आपकी है। लेकिन इन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा कि अगर टीलर को हम पैसे नहीं देंगे तो वो ज़मीन में और इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर एक ज़मींदारी लैंड सेटलमेंट सिस्टम चला जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन किया है किसका? टीलर ऑफ द सॉइल का। तो यहाँ पर ये एक ऐसा सिस्टम था जिसने एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव नहीं होने दिया, उसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं किए गए, प्रोडक्शन इम्प्रूव नहीं हुआ है, और इसका एग्रीकल्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा डाउन गया है। तो ऐसा सिस्टम जो एक्सप्लॉइट कर रहा था टीलर्स को, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लॉइटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, इसको बोला जाता है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसा होता है? कमर्शियलाइजेशन क्या रेफर करता है? देखो, सबसे पहले क्या होता था? फार्मिंग की जाती थी सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के लिए। जब आप कोई भी फसल उगा रहे हैं सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के लिए, अपने ही घर में यूज़ कर ली, इस्तेमाल कर ली, तो वो कहलाती है सेल्फ कंजप्शन। और ऐसी फार्मिंग को आप क्या बोलते हैं? सब्सिस्टेंस सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन। अब हमने जो चेंजेस देखे हैं वो क्या थे? सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन से शिफ्ट करके अब जो चेंज हो गई थी एग्रीकल्चर, वो बना दी कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप, ये कीवर्ड्स हैं इसके, कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स। अब मतलब क्या है कि अब आप जो फार्मिंग करेंगे वो सेल्फ कंजप्शन के लिए नहीं करेंगे, अब आपको फार्मिंग करनी है ऐसी क्रॉप की जिसको मार्केट में बेचकर आप कैश जो है कैश में कन्वर्ट कर सकें, मतलब आप अपनी अर्निंग कर सकें। अब कैश क्रॉप के लिए इन्होंने फोर्स किया, ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को, कि आप प्रोडक्शन करो किस चीज़ का? इंडिगो का, ठीक है। इंडिगो की खेती के लिए फोर्स किया गया और एक लालच दिया गया कि हम आपको पहले से एडवांस पेमेंट करेंगे। अब कुछ लोगों को एडवांस पेमेंट दिया जा रहा था जो एडवांस पेमेंट से काम कर रहे थे, वो तो ठीक थे, लेकिन अगर कोई एडवांस पेमेंट लेके काम नहीं कर रहा है तो उसको फोर्स किया जा रहा था कि आपको यही काम करना है और यही क्रॉप जो है प्रोड्यूस करनी है। अब प्रोडक्शन हुआ कमर्शियल क्रॉप का, अब आपने जो सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन है या सब्सिस्टेंस फार्मिंग है उसको छोड़ दिया है, स्विच कर गए हैं आप कैश क्रॉप की तरफ। तो यहाँ से एक चीज़ क्या जो शुरू होती है, देखो इंडिगो की खेती आपको पता है कि जिस ज़मीन पर की जाती है बाद में वो ज़मीन किसी और फसल के लायक नहीं रहती है, वो ख़राब हो जाती है। एक बार तो लालच में आपने इंडिगो की खेती कर ली और बाद में वो फसल जो है आप कोई और फसल वहाँ नहीं उगा पाएंगे। तो जब स्विच किया गया कैश क्रॉप की तरफ तो रेज की गई क्रेडिट नीड्स, फार्मर की जो है उधार की ज़रूरतें शुरू हो गई, क्रेडिट्स की रिक्वायरमेंट होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कर्ज के नीचे आ गए थे, राइट। तो ये चीज़ें जो हैं इन्होंने इस तरीके से भी जो है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। नेक्स्ट है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एग्रीकल्चर के लिए वो नहीं था, मतलब यहाँ पर वाटर फैसिलिटी नहीं थी, अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड करते थे, जैसे रेनफॉल है इसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि रेनफॉल होगी तो तभी फसल अच्छी हो पाएगी। तो यहाँ पर जैसे फ्लड कंट्रोल या फिर ड्रेनेज है, इन सब चीज़ों के लिए कोई भी इन चीज़ों को मतलब टोटली जो है नेग्लेक्ट किया गया था। वी कैन से वी कुड हैव नीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द सेक्टर, हमें प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज़ करनी है तो ये बहुत सी चीज़ें नेग्लेक्ट की गई, अनसर्टेनिटी के ऊपर टोटली हम जो है डिपेंड कर रहे थे, राइट।
गल्फ बिटवीन द ओनर ऑफ द सॉइल एंड द टीलर ऑफ द सॉइल। अब पंचायती राज बोल दीजिए। देखिए अगर हम बोलें तो जैसे ये बोलते हैं कि ब्रिटिश रूल हुआ या ब्रिटिशर्स ने रूल किया, इसी चीज़ को आप पंचायती राज भी बोलते हैं। और इसी राज के अंदर, इन दोनों के अंदर जो ज़मीन के मालिक हैं वो और जो ज़मीन के ऊपर एक्चुअल में काम करते हैं टीलर ऑफ द सॉइल, इन दोनों के बीच में जो है गल्फ हुआ है, मतलब झगड़ा हुआ है। जो ओनर ऑफ द सॉइल थे ये बहुत ही कम पेमेंट किया करते थे टीलर ऑफ द सॉइल को। मतलब जो ये ज़मीन पर काम कर रहे हैं उसके ऊपर कोई कॉस्ट तो आती है ना, इवन इसको कॉस्ट भी पे नहीं की जाती थी। ठीक है, जो टीलर ऑफ द सॉइल थे इनको बदले में क्या दिया जाता था, काम के बदले इनको सेल्फ कंजप्शन के लिए थोड़ा बहुत जो भी क्रॉप प्रोड्यूस हुई है वो दे दी जाती थी। तो सब्सिस्टेंस के लिए, उनकी आजीविका के लिए भी थोड़ा बहुत दे दिया जाता था, उसी के ऊपर वो डिपेंड थे। अब टीलर ऑफ द सॉइल जो है उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है, रिसोर्सेज। कमी आती है कि रिसोर्सेज नहीं है उनके पास, अब जिसको वो इन्वेस्ट कर सके। अब इकॉनमी जा रही है, बैकवर्ड हो रही है, स्टेगनेंट हो रही है, तो यहाँ पर अब जब संसाधन ही नहीं है तो उनको यूज़ नहीं करेंगे, और यूज़ नहीं करेंगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। और ये इनसे क्या मांगते हैं, टीलर ऑफ द सॉइल जो है ओनर से क्या मांगते हैं कि आप हमें रिसोर्सेज दो, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दो, लेकिन ये नहीं देते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो गल्फ वो है क्रिएट हो रहा था। नेक्स्ट इज स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। देखिए फ्रेगमेंटेड होल्डिंग का क्या मतलब होता है कि आपकी जब ज़मीन बिखरी हुई होती है, मतलब एक हिस्सा यहाँ है, एक हिस्सा कहीं और है ज़मीन का, इकट्ठी एक साथ ज़मीन नहीं है, तो उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड मतलब छोटे छोटे टुकड़े हैं और बिखरे हुए हैं। तो आप ये बोल सकते हो पीस हेयर एंड अ पीस देयर, एक हिस्सा यहाँ और एक हिस्सा वहाँ है, तो मतलब ऐसी है। ठीक है, ऐसी ज़मीन है। जब आपके पास ज़मीन ही ऐसी है तो ऑब्वियस है कि वो अनइकोनॉमिक रहेगी, आपकी जो है कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी और आपको आउटपुट भी कम मिलेगा। तो यहाँ पर कॉस्ट आ रही है आपकी हाई, लागत ज़्यादा लगेगी ऐसी ज़मीन पर, हाई कॉस्ट एंड लो यील्डिंग, लॉयल्टी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है आपका सब्सिस्टेंस आउटलुक। ठीक है, अब सब्सिस्टेंस आउटलुक जो है इसकी अगर हम बात करते हैं तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग की पहले जब हमने बात की आपने समझा था कि ऐसी फार्मिंग जो आप अपनी बेसिक नीड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब अगर इसके बाद अगर थोड़ा बहुत कुछ बचता है तो वहाँ पर उसको जो है मार्केट में जाकर बेच दिया जाता है। मतलब ये है कि यहाँ पर सारा आपको सब्सिस्टेंस आउटलुक देखने को मिलेगा कि मतलब आपने क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस की, प्रोड्यूस करने के बाद आपने खुद ही कंज्यूम कर ली, और अगर कुछ थोड़ा बहुत बचा तो मार्केट में जाके सेल कर दिया। देखो मार्केट में जाके सेल कर दिया, बच गया तो सेल कर दिया, अदरवाइज आपने सोचा नहीं था। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉमर्शियल आउटलुक नहीं है। कॉमर्शियल आउटलुक का मतलब ये है कि आपने अपना इतना दिमाग नहीं लगाया कि इसको एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करके, कोई टेक्निक लगा के ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचकर और उसको अर्निंग की जा सकती है। तो आपने इस चीज़ को फोकस नहीं किया। तो उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर इसलिए भी कुछ पिछड़ा हुआ था क्योंकि हम उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे थे, हम उसको सिर्फ सब्सिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। तो ये कुछ फीचर्स थे एग्रीकल्चर सेक्टर के, तो जो हमें मिली एक इकॉनमी ऐसी जो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉयड थी। आई होप आपको भी पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो एक बार आप जो है ये स्लाइड्स को बैक करके देख सकते हैं, जहाँ से भी आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड स्टे सेफ।